वेलकम बैक। इंग्लैंड के बारे में जानने के बाद चलिए चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ और जानते हैं कि आखिर यूएसए को ब्रेड बास्केट क्यों कहा जाने लगा। स्टूडेंट्स, जिस समय इंग्लैंड में कॉमन लैंड को एनक्लोज किया जा रहा था, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड ही नहीं था। इनफैक्ट 800 मिलियन एकर्स लैंड पर फॉरेस्ट और 600 मिलियन एकर्स लैंड पर ग्रासलैंड्स ही पाई जाती। मेजॉरिटी लैंडस्केप पर व्हाइट अमेरिकन का ही कंट्रोल एस्टैब्लिश था। अगर 1780s की बात करें तो ज्यादातर व्हाइट अमेरिकन ईस्टर्न कोस्ट के आसपास छोटे एरियाज में ही पाए जाते। इनफैक्ट अगर उस समय अब सभी लोग यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करते तो जगह जगह आपको व्हाइट अमेरिकन ही मिलते, जिनमें से या तो वो नोमैड्स होते या फिर सेटल्ड। ये सभी अमेरिकन अपने लाइवलीहुड के लिए हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग या फिर कॉर्न, बीन्स और टबैको जैसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते। जानते हैं स्टूडेंट्स, अर्ली 20th सेंचुरी तक यूनाइटेड स्टेट्स के लैंडस्केप में बहुत से रेडिकल चेंजेस आए। व्हाइट अमेरिकन ने वेस्टवर्ड की तरफ मूव करना शुरू किया और वेस्ट कोस्ट पर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लैंडस्केप में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स का लैंडस्केप एग्रीकल्चरल बेल्ट्स में बदल गया और यूएसए ने वर्ल्ड मार्केट में लीड करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में। क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ड्रामेटिक चेंजेस कैसे आए? तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आज के टॉपिक को समझ के जानते हैं। लर्नर्स, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब यूएसए फॉर्म हुआ तब व्हाइट सेटलर्स ने वेस्टवर्ड की तरफ मूव करना शुरू किया। 1800 में जब थॉमस जेफरसन यूएसए के प्रेसिडेंट बने तब करीब 7 लाख व्हाइट सेटलर्स ने अपलाचन प्लेटो की तरफ मूव किया। उस समय अमेरिकन लैंड को लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से बुलाया जाता, क्योंकि अमेरिकन लैंड पर बहुत सी एक्टिविटीज का स्कोप था, जैसे कि कल्टीवेशन करना, टिम्बर को एक्सपोर्ट करना, माइनिंग या फिर हंटिंग करना। लेकिन इस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए अमेरिकन इंडियंस को लैंड से भगाने की जरूरत थी। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिराइव की जिसके मुताबिक अमेरिकन इंडियंस को वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने के लिए कहा गया। शुरुआत में इंडियंस नहीं माने दोस्तों, लेकिन बाद में उन्हें फोर्सफुली इस ट्रीटी को साइन करना पड़ा और अपनी लैंड छोड़कर वेस्टवर्ड की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही अमेरिकन इंडियंस ने मूव करना शुरू किया, व्हाइट सेटलर्स मिसिसिपी वैली में जाकर रहने लगे। बहुत सी फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेटेड एरिया में बदल दिया गया। कल्टीवेटेड लैंड के चारों तरफ फेंसेस भी लगाई गई। कॉर्न और व्हीट जैसी क्रॉप्स को उगाया गया। जानते हैं स्टूडेंट्स, शुरुआत में अच्छी सॉइल फर्टिलिटी के कारण बहुत ही अच्छी क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई, लेकिन जैसे ही सॉइल की क्वालिटी बिगड़ने लगी तब व्हाइट सेटलर्स ने वेस्ट की तरफ जाकर कल्टीवेट करना शुरू किया। इनफैक्ट 1860s में व्हाइट सेटलर्स ने मिसिसिपी रिवर के पार ग्रेट प्लेन्स में जाकर कल्टीवेट करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद ये रीजन यूएसए का मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन बन गया और इसीलिए दोस्तों यूएसए को ब्रेड बास्केट का नाम दिया गया। जानते हैं स्टूडेंट्स, लेट 19th सेंचुरी के बाद यूएसए में व्हीट प्रोडक्शन बहुत ही ड्रास्टिकली एक्सपैंड हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं। रीजन नंबर 1, उस समय यूएसए में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट भी एक्सपैंड हो गई। रीजन नंबर 2, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जब व्हीट की डिमांड बढ़ने लगी तब साथ प्राइसेस भी बढ़ गए। प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में दोस्तों फार्मर्स ने व्हीट प्रोडक्शन एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। रीजन नंबर 3, रेलवेज की मदद से व्हीट को एक्सपोर्ट करना बहुत ही इजी हो गया, इसीलिए व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज की गई।
रीजन नंबर 4, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जब रशियन व्हीट सप्लाईज पर बैन लगा दिया गया, तब यूरोप अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएसए पर ही डिपेंडेंट हो गया। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट ने फार्मर्स को ऑर्डर दिया कि व्हीट की प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ाई जाए और यूरोप की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। इन सभी रीजंस के कारण दोस्तों, यूएसए में 9 इयर्स के अंदर 65% व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। लर्नर्स, व्हीट प्रोडक्शन के बहुत ही तेजी से एक्सपैंड होने के पीछे न्यू टेक्नोलॉजी का मेजर रोल रहा है। चलिए जानते हैं कैसे। जब व्हाइट सेटलर्स ने दोस्तों मिड वेस्टर्न ग्रासलैंड्स पर एंटर किया, तब वो लोग समझ गए कि मिड वेस्टर्न ग्रासलैंड्स पर ग्रास बहुत ही थिक है, यानी कि उनकी रूट्स बहुत ही टफ है। इसीलिए ऐसी ग्रासलैंड्स पर सिंपल प्लाउज का यूज नहीं किया जा सकता। फार्मर्स ने इसीलिए लोकली अवेलेबल प्लाउज का यूज किया, जो 12 फीट लॉन्ग थे और 6 हॉर्सेस की मदद से चलाए जाते। दूसरी तरफ ग्रेट प्लेन्स में रहने वाले फार्मर्स ट्रैक्टर्स और डिस्क प्लाउज की मदद से व्हीट कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडेंट्स, 1830 से पहले हार्वेस्ट के लिए सिकल और क्रेडल जैसे पुराने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता था। लेकिन 1831 में मकॉर्मिक ने एक नया मैकेनिकल रीपर इन्वेंट किया, जो एक दिन में उतना हार्वेस्ट कर सकता था जितना 5 लोग क्रेडल की मदद से और 16 लोग सिकल की मदद से करते। अगर अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो फार्मर्स ने कंबाइंड हार्वेस्ट का यूज करना शुरू कर दिया था। कंबाइंड हार्वेस्टर्स की मदद से 2 वीक्स में करीब 500 एकर्स लैंड को हार्वेस्ट करना बहुत ही इजी था। जानते हैं स्टूडेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ ग्रेट प्लेन्स में रहने वाले फार्मर्स को। न्यू टेक्नोलॉजी के कारण एक सीजन में करीब 2000 से 4000 एकर्स लैंड को कल्टीवेट करना इजी हो गया। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लैंड के केस में देखा कि कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर के आने से पूर लोगों का सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया। अब जब हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एग्रीकल्चर मशीन्स के आने से पुअर लोगों पर क्या असर पड़ा। नंबर 1, पुअर लोगों को लगा कि यूएसए में ऐसे ही व्हीट के प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे, इसीलिए अगर मशीन्स का यूज कर लिया जाए तो प्रॉफिट्स कमाना बहुत ही इजी होगा। इसीलिए पुअर फार्मर्स ने लोन्स ले लेकर मशीन्स खरीदना शुरू किया। नंबर 2, लोन्स रीपे ना करने के कारण पुअर फार्मर्स को फार्म्स छोड़कर नई जॉब्स तलाशनी पड़ी। रीजन नंबर 3, सभी लोगों ने मशीन्स का यूज करना शुरू कर दिया था, इसीलिए पुअर फार्मर्स का न्यू जॉब ढूंढना भी इम्पॉसिबल हो गया। इन सभी रीजंस के बाद स्टूडेंट्स, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूएसए के केस में भी पुअर पीपल की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। लेकिन जानते हैं, 1920s में कुछ ऐसा हुआ कि ये सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई। यूएसए में व्हीट प्राइसेस डिक्लाइन हो गए, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई। अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो यूएसए में द ग्रेट एग्रेरियन डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। इस डिप्रेशन के कारण व्हीट फार्मर्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब बात करते हैं कि आखिर डस्ट बॉल का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, यूएसए में व्हीट प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के कारण एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। 1930s में यूएसए को डस्ट स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ा। जानते हैं इस डस्ट स्टॉर्म के कारण क्या क्या हुआ। नंबर 1, यूएसए को बहुत सालों तक ड्रॉट का सामना करना पड़ा। नंबर 2, डस्ट स्टॉर्म्स ने मिलकर ब्लैक ब्लिजर्ड का रूप लिया। और ब्लैक ब्लिजर्ड स्टूडेंट्स, हम बहुत ही भयंकर डस्ट स्टॉर्म्स को कहते हैं। ब्लैक ब्लिजर्ड के कारण बहुत सारे हाउसेस और व्हीट फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई। नंबर 3, सफोकेशन के कारण बहुत सी कैटल और फिशेस मर गई। नंबर 4, मशीन्स भी डस्ट के कारण खराब हो गई। इन सब के बाद ही अमेरिकन फार्मर्स ने रियलाइज किया कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इस टॉपिक के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द इंडियन फार्मर एंड ओपियम प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।